अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू KNS विद सर खामिस बिलाल। मैं आपका TX मींस F6 फॉर द टैक्स ईयर 24-25 का फैसिलिटेटर हूँ। लास्ट चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन के सारे टॉपिक्स कवर करे थे, चैप्टर नंबर 1। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हमारा चैप्टर नंबर 2। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा बेटा, यहां पर प्रॉपर्टी इनकम पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टी किन किन चीजों को HMRC कहता है और प्रॉपर्टी इनकम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं। इफ यू रेंट आउट लैंड एंड बिल्डिंग to the tenant and earn rent from him, that will be the part of property income। उर्दू तर्जुमा, अगर तुम लैंड या बिल्डिंग किसी किराएदार को दो और किराया लो उसके अगेंस्ट, उसको तुम प्रॉपर्टी इनकम में इंक्लूड करोगे। सर लेट्स सपोज एक बच्चे ने सवाल किया, सर अगर मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी भी एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट है, अगर वो मैं रेंट पे लूँ, रेंट अ कार करूँ, तो क्या वो प्रॉपर्टी इनकम में आएगा? नहीं आएगा। सर मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, सर मेरे पास लैपटॉप है, सर मेरे पास कोई ऐसा एसेट है जो कि मैं रेंट आउट कर सकता हूं, सर क्या वो प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट बनेगा? नहीं बेटा, वो कभी भी आपका प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग से कमाए जाने वाला रेंट, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी इनकम। सही है बेटा। अच्छा, प्रॉपर्टी की कुछ टाइप्स होती हैं, हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी की टाइप्स हैं, टाइप्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली टाइप है आपके पास अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी। अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी बेटा, अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ गिवन होती है। जैसे कि लेट सपोज आपने एंटर हुए, दरवाजे लगे हुए होंगे, खिड़कियां लगी हुई होंगी, नलके लगे हुए होंगे, कमोड लगा हुआ होगा, फ्लैश लगा हुआ होगा, और तमाम वो चीजें जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की होती हैं, वो सब चीजें प्रोवाइड होंगी। कोई एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम जैसे कंप्यूटर, जैसे LED, जैसे सोफा, जैसे फ्रिज, जैसा AC, ये कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू सेट ऑल द थिंग्स एंड यू हैव टू लिव देयर। अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी, सवाल में लिखा हुआ होगा कौन सी टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी है। अनफर्निश्ड है तो अनफर्निश्ड होगी, और कोई टाइप होगी तो वो एक्सप्लेन करेगा आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अनफर्निश्ड प्रॉफिट नहीं, अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी। तो अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इन विच ओनली बेसिक थिंग्स आर प्रेजेंट। बेसिक थिंग्स मैंने आपको बता दिए। अब हम इस प्रॉपर्टी का PNL पढ़ेंगे। हम प्रॉपर्टी इनकम में बेसिकली PNL बना रहे होंगे। ठीक है, चलो पहले सारी टाइप्स कवर कर लेते हैं, फिर एक एक करके PNL बनाएंगे। ठीक है, अनफर्निश्ड प्रॉपर्टी का हम के बाद सेकंड टाइप आती है फर्निश्ड प्रॉपर्टी। फर्निश्ड प्रॉपर्टी इसकी बिल्कुल ही अपोजिट होती है। फर्निश्ड प्रॉपर्टी इसके बिल्कुल ही अपोजिट होती है। इसको मैं कहता हूँ रेडी टू लिव। इसको मैं कहता हूँ रेडी टू लिव। आपने चाबी खोली, आपने देखा AC है, फर्नीचर है, सोफा है, ठीक है, सारे कर्टन्स लगे हुए, ठीक है, LED लगी हुई है, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, आयरन है, डाइनिंग टेबल है, सब चीजें रेडी टू लिव है, सारे बर्तन है। इसको कहते हैं फर्निश्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, द प्रॉपर्टी इन विच
all the luxury items included. Got it? Got it? Okay. थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग. फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग, FHL, जिसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख देता हूं, सवाल में बताता है वो FHL है या फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है. बेटा अब यहाँ पे जरा एग्जांपल सुनना मेरी. बेटा यूके में क्योंकि होटल्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और हॉलीडे के दरमियान जो होते हैं होटल्स ऑक्यूपाइड होते हैं, बहुत क्राउडेड होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं और ऑक्यूपेंसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है. तो वहाँ के ऑनर क्या करते हैं, जिनके घर अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर को एज अ हॉलीडेज के लिए ओपन कर देते हैं फॉर द टूरिस्ट और फॉर एनीवन हु वांट्स टू लिव. अच्छा, ये इसमें फैसिलिटी क्या मिलती है, इसमें जो ऑनर होता है वो एज अ मैनेजर काम कर रहा होता है अपने टेनेंट के लिए. टेनेंट को खाना चाहिए मंगवा कर देगा, टेनेंट को कपड़े धुलवाने धुलवा के देगा, टेनेंट को कपड़े प्रेस करवाने प्रेस करवा के देगा, टेनेंट को इंटरनेट चाहिए इंटरनेट देगा, टेनेंट को शराब चाहिए शराब भी देगा, मतलब हर चीज प्रोवाइड कर देगा और उसके पैसे लेगा. अच्छा, इस FHL की फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग की क्या फायदा होता है, सबसे पहला फायदा ये होता है कि इस पे जो रेंट दिया जाता है वो वीकली बेसिस पे डिसाइड होता है. ठीक है, वीकली रेंट आपको, क्योंकि टूरिस्ट जो आएगा वो 1-2 दिन 3-4 दिन 5-6 दिन 7-8 दिन के लिए आएगा, ये नहीं कि वो 6 महीने के लिए आ रहा है, वो साल के नहीं आ रहा है. FHL की कुछ कंडीशंस है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी यहाँ पर तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ FHL क्या है. खामोशियां फिल्म देखिए, खामोशियां फिल्म में एक बहुत खूबसूरत किस्म के लोग होते हैं खामोशियां फिल्म में, समझ रहे ना आप. वहाँ की एक ऑनर जो होती हैं वो, उनका बहुत बड़ा बंगलो होता है, तो एक टूरिस्ट उसको बुक करता है और वीकली रेंट पे करता है, जिसमें उनको खाना पीना रहना सोना नहाना सब फ्री होता है, गर्म पानी मस्त चलता है वहाँ पर. ठीक है, भूत बंगला होता है एक टाइप से, वहाँ पे भूतों का भी राज होता है, तो एक्स्ट्रा सर्विस भूतों की भी होती है तो उस पर वीकली रेंट मिलता है. ठीक है, तो दैट type of property in which you are given the facilities and rent is paid on weekly basis. It has some conditions, रेफर टू द नोट्स. इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि नोट्स में मैंने आपको रेफर कर दिए, हम रीड भी हम रीड भी कर लेंगे. हम रीड जब करेंगे तो उसको एक्सप्लेन भी कर लूंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. कभी कभी एग्जामिनर आपसे 2 मार्क्स से पूछ सकता है, 4 कंडीशंस है FHL की, वो लिख के बता दो, आप लिख के बता देना, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. आखिरी टाइप होती है रेंट अ रूम. रेंट अ रूम, बेटा इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है कभी खुशी कभी गम. शाहरुख खान ने अपने ही भाई ऋतिक रोशन को, जब उसको पता नहीं था कि ये मेरा भाई है, मेमन नहीं है वो, अगर मेमन होता तो अपने भाई को भी पैसे में ही रेंट लेता और उसको घर कमरा दे देता. जैसे आपके घर में 3 कमरे या 4 कमरे, एक कैमरा बिल्कुल एम्प्टी है, कोई नहीं रहता, तो आपने सोचा इसको हम रेंट आउट करते हैं. तो अपने रहते हुए FHL में आप अपनी प्रॉपर्टी में रहते नहीं हो, यू वर्क एज अ मैनेजर, जबकि रेंट अ रूम में आप तीनों ऑक्यूपाइड करे हुए होगे कमरे और एक कमरा कोई टेनेंट ऑक्यूपाई किया हुआ होगा, इसको कहते हैं रेंट अ रूम. ठीक है, तो व्हेन यू प्रोवाइड only one room to tenant while occupying other rooms, जबकि आप खुद दूसरे रूम्स ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं. अच्छा बेटा, हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ये सब हम कर क्यों रहे बेटा, क्योंकि हर प्रॉपर्टी की PNL हम बनाएंगे. हर प्रॉपर्टी का PNL डिफरेंट होता है, मोर और लेस सिमिलरिटी होती है, बट कुछ कुछ डिफरेंशियल होती है. तमाम टाइप्स में हम चेक करते हैं एक एक करके. अब सबसे पहले हम अनफर्निश्ड का प्रॉपर्टी का PNL बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम रेंट लिख लोगे,
ठीक है, रेंट यहाँ तुमने लिख लिया। अच्छा, रेंट के लिए हमेशा मेक श्योर करना, एक एग्जाम्पल चेक करते हैं, एग्जाम्पल रेंट की देखते हैं कि सर रेंट की एग्जाम्पल किस तरीके से हम लिखेंगे रेंट। लेट सपोज एग्ज्यूम करते हैं कि आपका एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है 1 Jan 2024 और एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2024। ये आपका एग्रीमेंट स्टार्ट है और आपके पूरे साल की एनुअल रेंटल वैल्यू है, आप रेंट दोगे 1.5 लाख। सही है, मेक सेंस। आपको देखना है कि आपके टैक्स ईयर में कितने मंथ्स फॉल हो रहे हैं, आपके टैक्स ईयर में कितने मंथ फॉल हो रहे हैं। और आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 2024 और एंड होता है 5 अप्रैल 2025 में। ठीक है बेटा, मेक सेंस। आपके टैक्स ईयर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 मंथ्स आ रहे हैं, तो आपको रेंटल को 150 इंटू 9/12 करना होगा, 150 इंटू 9/12 करना होगा, क्योंकि आपके टैक्स ईयर में 9 मंथ्स आ रहे हैं, उसके बाद आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया। तो आप लिखोगे यहाँ पर 1,12,500, राइट। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। आप फिर लेस कराओगे कुछ एक्सपेंडिचर्स जिसको अलाउड एक्सपेंसेस कहते हैं। लेट सपोज आप लेस कराओगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब यहाँ पे मुझे तुम्हें बात समझानी है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। बेटा हर वो एक्सपेंस जो आपके नॉन करंट एसेट को ओरिजिनल स्टेट्स में वापस ले आए। रिपीट, हर वो एक्सपेंस जो आपके नॉन करंट एसेट को ओरिजिनल स्टेट में वापस लेके आ जाए। एज्यूम, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैंने एक घर खरीदा, उस घर को खरीदते वक्त ओरिजिनल स्टेट उसकी थी, उसके अंदर 2 दीवारें थी। एट द टाइम ऑफ परचेज व्हेन आई बॉट द हाउस इट हैड 2 वॉल्स, 2 दीवारें थी। एक दीवार किसी वजह से टूट गई, सैलाब की वजह से टूट गई। ठीक है, मैंने मिस्त्री रिपेयरर को बुलाया, बोला वैसे ही कर दो जैसे वो ओरिजिनल स्टेट में थी, वैसे ही दीवार खड़ी कर दो जैसे पहले थी। उसने वो करवा दिया। ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सर मैंने चलता हुआ जनरेटर लिया, खराब हो गया मैंने चलता हुआ जनरेटर लिया, सर खराब हो गया, मैंने रिपेयरर को बुलाया, बोला वैसे ही कर दो जैसे मैंने खरीदा था, चल रहा था, उसने ठीक करा दिया। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेट सपोज घर में तीसरी दीवार इंस्टॉल करवा दी थी, कितनी दीवारें, 2 दीवारें थी, तीसरी इंस्टॉल करवा दी। ये तो सर ओरिजिनल स्टेट से ऊपर ले गए, ये तो आप ओरिजिनल स्टेट से ऊपर ले गए, तो ये होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेट सपोज खराब जनरेटर लिया था, ओरिजिनल स्टेट थी खराब, ठीक कराया, चालू हो गया, तो ये तो सर ओरिजिनल स्टेट से ऊपर ले गए, तो ये तो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एनी एक्सपेंस विच ब्रिंग योर नॉन करंट एसेट इनटू ओरिजिनल स्टेट। अदर नेम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर repairs, maintenance, renovation, redecoration, इस नामों से भी आ सकता है। वरना कुछ सिनेरियो बना के देगा, जैसे मैंने आपको घर का सिनेरियो दिया, जनरेटर का सिनेरियो दिया। ठीक है, वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम इग्नोर करते हैं, अपने P&L का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बैलेंस शीट आइटम होता है। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, एनी एक्सपेंस विच ब्रिंग योर नॉन करंट एसेट इनटू मोर देन ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, ओरिजिनल स्टेट से ऊपर ले गए, इसका एक और नाम होता है इंप्रूवमेंट, इसका एक और नाम होता है इंप्रूवमेंट। या कोई ऐसा खर्चा कि आपको एसेट यूजेबल कंडीशन में आ रहा है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इग्नोर करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेस कर दोगे।
ठीक है। अच्छा, कोई वाटर टैक्स अगर गिवन होगा लेस कर देना, काउंसिल टैक्स गिवन होगा तो लेस कर देना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गिवन होगा तो लेस कर देना, एजेंट फीस या कमीशन हो, एजेंसी वालों को आप कमीशन दे रहे हो तो वो भी लेस कर देना। तो ये सारी चीज़ें आप लेस कर दोगे। इंश्योरेंस टैक्स ईयर के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस आप पूरे साल का देते हो, इंश्योरेंस आप टैक्स ईयर के लिहाज से लेस कर देना, या लिख देता हूँ टैक्स ईयर के लिहाज से, रेंट के आगे भी लिख देता हूँ टैक्स ईयर के लिहाज से, ठीक है। ये सब आप लेस कर देना, ये सब आप लेस कर देना, ठीक है बेटा। एक चीज बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स कब लेस कराओगे इसकी एक कंडीशन है, हम चेक कर लेते हैं। बैड डेट्स की कंडीशन है, हम चेक कर लेते हैं। ये बोल्ड इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम लोग देखते रहो कि हाँ इसकी कोई बात है। तो बैड डेट्स के बारे में वो ये कहता है, बैड डेट्स के बारे में वो ये कहता है कि बैड डेट्स आप तभी लेस कराओगे अगर सवाल में दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन लिखी हुई है। लिखा हुआ है टेनेंट हैज लेफ्ट द प्रॉपर्टी and it is difficult to recover the rent confirmed by the agency। एजेंसी मतलब एजेंट जो होते हैं हमारे स्टेट एजेंट, उन्होंने कह दिया टेनेंट अब प्रॉपर्टी छोड़ के भाग चुका है, आप इससे रिकवर रेंट करना बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। इस केस में तुम बैड डेट लेस करा देना, इस केस में तुम जितने महीने का उसने रेंट नहीं दिया वो एज अ बैड डेट लेस करा देना। अगर ये लिखा हुआ टेनेंट वर्सेस ऑनर, मतलब कोर्ट केस चल रहा हो, मतलब कोर्ट केस चल रहा हो, दोनों के फड्डे चल रहे हो, वो उसको बुरा कह रहा हो, उसको बुरा कह रहा हो, तो तब भी इस सीन में भी आप बैड डेट लेस करवा सकते हो। अगर लिखा हुआ है कि टेनेंट ने किराया नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैड डेट नहीं है। लिखा हुआ है टेनेंट हैज नॉट पेड द रेंट येट, इट डज नॉट मीन इट इज अ बैड डेट, उसने नहीं पे किया बट ही विल पे। अनटिल अनलेस इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मीट नहीं हो रही होगी आप बैड डेट लेस नहीं करवाओगे। मेक सेंस? ठीक है बेटा। अच्छा, बेटा इंटरेस्ट इनकम, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस, नॉट एन इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। बेटा गौर से सुनना, अगर तुमने लोन लिया है बैंक से, चाहे वो कैपिटल पर्पस के लिए हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हो, उस पर तुम कुछ सूद पे करोगे, सूद जब पे करोगे तो उसको तुम लेस करवा दोगे, ऐसा जो भी आपका इंटरेस्ट होगा लेस करवा दोगे। ठीक है बेटा, जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसको तुम लेस करा देना। फाइनली तुम्हारे पास आ जाएगी, या तो तुम्हारे पास आएगा प्रॉपर्टी लॉस या तुम्हारे पास आएगा प्रॉपर्टी गेन, या तो तुम्हारे पास आएगा प्रॉपर्टी लॉस आएगा, ब्रैकेट में लिखोगे लॉस को, या तो तुम्हारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, मेक सेंस? तो ये तो अनफर्निश्ड की हो गई। इसी तरीके से अब हम करेंगे फर्निश्ड की। अच्छा, मजे की बात क्या है? मजे की बात देखो, मजे की बात ये कि तमाम रूल ऐसे ही रहेंगे, तमाम रूल ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। सेम फॉर्मेट में डालूंगा, सेम फॉर्मेट में डालूंगा, कोई चेंज नहीं है। इसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है जिसको तुम कहते हो रिप्लेसमेंट अलाउंस। रिप्लेसमेंट अलाउंस, ये रिप्लेसमेंट अलाउंस होता क्या है, इस पे भी बात करते हैं। गौर से सुननी है बेटा बात, बेटा बहुत बहुत गौर से सुननी है। लेट सपोज मैंने एक सोफा खरीदा था, सोफा था 5 सीटर। इसकी कॉस्ट थी जब मैंने खरीदा था लेट सपोज 1500। मैंने 2 साल बाद सोचा कि मैं इस सोफे को बेच के एक नया सोफा लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यही सोफा जो मेरे पास था 5 सीटर, यहाँ लिख देते 5 सीटर, वो मैंने सेल कर दिया। थोड़ी टाइम बाद सेल किया, एज्यूम करते हैं 800 का, ठीक है।
800 का मैंने सेल कर दिया। अब मैं मार्केट में गया, क्योंकि सोफे ज़रूरत होते हैं घर की, तो मैंने बोला भाई इसी टाइप का मुझे सोफ़ा चाहिए 5 सीटर सेम टाइप। उसकी मार्केट वैल्यू थी एज्यूमिंग 1200। तो मेरा रिप्लेसमेंट अलाउंस होगा 400। कैसे सर? इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। कॉस्ट का मत ले लेना डिफरेंस, कॉस्ट का इग्नोर दिस, कॉस्ट का मत ले लेना डिफरेंस, ठीक है। तो 400 मेरा रिप्लेसमेंट होगा। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर कहता है आपने खरीदा 7 सीटर सोफा खरीदा 7 सीटर, और उसकी मार्केट वैल्यू थी 1400। आपने बोला सर रिप्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा कि 800 माइनस 400 600 का रिप्लेसमेंट नहीं। रिप्लेसमेंट अलाउंस की कंडीशन है कि तुम मैच करोगे लाइक विथ लाइक एसेट से। जो एसेट तुमने बेचा है वो 5 सीटर था, जो तुम खरीद रहे हो वो भी 5 सीटर होना चाहिए। भले तुमने नहीं भी खरीदा है, तुमने 7 सीटर खरीदा है, मगर एग्जामिनर ने मार्केट वैल्यू दे दी है 5 सीटर सोफे की, तो तुम रिप्लेसमेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हो। कंडीशन नंबर 1 लाइक विथ लाइक कंपैरिजन होगा। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी कि सर अगर आपने 7 सीटर सोफा खरीदा है बट सवाल में मार्केट वैल्यू 5 सीटर की भी गिवन है, तो क्या रिप्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा? जी मिलेगा। सर अगर सवाल में 5 सीटर सोफे की मार्केट वैल्यू ही नहीं गिवन है, तो क्या रिप्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, समझ आई? लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन बेच दी और लिया वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर, रिप्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। वॉशिंग मशीन बेच दी, रिप्लेस किया उसको वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर से, मगर अगर इसी टाइप की वॉशिंग मशीन लेता तो उसकी मार्केट वैल्यू होती। क्या रिप्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है। तो आपने रिप्लेसमेंट अलाउंस लेस करा दिया, ठीक है। मेक सेंस? आपके पास या तो प्रॉपर्टी इनकम आएगी या तो आपके पास प्रॉपर्टी लॉस आएगा। बेटा मेक सेंस? अच्छा बेटा, तीसरी टाइप, मजे की बात यह कि तीसरी टाइप का भी यही सिनेरियो है, बट तीसरी टाइप को रिप्लेसमेंट अलाउंस नहीं मिलती। मतलब फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग को रिप्लेसमेंट अलाउंस नहीं मिलता। तो क्या मिलता है वो बता दो। तो क्या मिलता है वो बता दो। बता देंगे ना, सब्र तो करो। इसको मिलता है कैपिटल अलाउंस, इसको रिप्लेसमेंट अलाउंस नहीं मिलता, इसको मिलता है कैपिटल अलाउंस। सर कैपिटल अलाउंस क्या भला है? बेटा अभी समझा नहीं सकता क्योंकि कैपिटल अलाउंस का पूरा एक चैप्टर है जिसमें पूरा समझाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। पिछले सवाल में मैंने 5 सीटर सोफा लिया था जिसकी कॉस्ट मैंने आपको बताई थी 1500। तो कैपिटल अलाउंस में ये पूरा का पूरा 1500 एज अ एक्सपेंस तुम कैपिटल अलाउंस में ले जाओगे। इसको तुम बोलोगे 100% डेप्रिशिएट हो रहा है। कैपिटल अलाउंस इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन। 100% तुम कोई भी फर्नीचर खरीदोगे वो 100% डेप्रिशिएट होकर पीएनएल में शो हो जाएगा। ये 1500 हमने पिछले टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में उसको इग्नोर कहा था करने को, बट इसमें आपको रिप्लेसमेंट अलाउंस नहीं मिलता। आपने जो भी एसेट बाय किया है प्रॉपर्टी के लिए, इट हैज टू बी 100% डेप्रिशिएटेड। अच्छा, यहाँ की बात समझ आ गई, ठीक है। कैपिटल अलाउंस के लिए बात लिख देते हैं, कैपिटल अलाउंस। अच्छा, हमने क्या रिप्लेसमेंट की नहीं बात लिखी? नहीं, रिप्लेसमेंट के लिए भी बात लिख देते हैं। फॉर रिप्लेसमेंट allowance will be compared with like assets. Does not matter asset is bought, but if the similar asset market value is given, you can claim the
replacement allowance. Make sense beta? Make sense? Okay, what about capital allowance? Capital allowance, if you buy any asset, then it will be 100% depreciated and charged to the profit and loss account of property, FHL. ठीक है, 100% आप क्लेम कर सकते हो. ओके, यहां इंटरेस्ट इनकम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगा, समझा देता हूं. यहां पे आपने लेट सपोज लोन लिया 10 लाख रुपए का, उस पे 5,000 इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो आप पीएनएल में से लेस नहीं करोगे. एफएचएल के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, एफएचएल के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, एफएचएल के लिए अगर आप लोन ले रहे हो एफएचएल के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे लेस होगा? जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी, जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उस इंटरेस्ट का 20% लेके आप अपनी लायबिलिटी में से लेस कर दोगे. फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ एफएचएल डू नॉट लेस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट rather than take the interest expense and rather than take 20% of interest expense and deduct from income tax liability. What I am saying, let's suppose तुम्हारी इनकम टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 10,000, तुमने लोन लिया हुआ था जिस पे इंटरेस्ट बन रहा था 5,000. 5,000 का 20% बनता है आपका, अल्लाह भला करे 1,000. तो 10,000 में से 1,000 लेस कर दोगे, आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 9,000 रुपए. 5,000 का 5,000 पीएनएल में लेस नहीं कराओगे, इग्नोर करोगे, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके इंटरेस्ट एक्सपेंस का 20% लेस करा दोगे. मेक सेंस? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. अब हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए रह गई रेंट आ रूम. ये बहुत मासूम सी प्रॉपर्टी है, इसका आपको रेंट लिखना है. आपने रेंट लिखा, आप दो चीजों में से एक चीज लेस करा सकते हो, विच एवर इज हायर ऑफ. या तो अदर एक्सपेंसेस गिवन होंगे, सवाल में अदर एक्सपेंसेस गिवन होंगे, या तो आपके पास रेंट आ रूम रिलीफ गिवन होगी, जो कि आपको याद होनी चाहिए, लर्न इट बाय योर हार्ट, दैट इज 7,500. अब इन दोनों में से कोई भी हायर ऑफ है वो एज अ एक्सपेंस आप लेस करा दोगे. लेट सपोज यहाँ पे अदर एक्सपेंडिचर्स 8,000 है, ठीक है, और आपका जो 15,000 आया, ठीक है, तो आपका हायर ऑफ क्या है? 8,000. आप इसको भूल जाओगे, इसको हटा देना, आप बस 8,000 लेस करा देना. ठीक है, नोट लिखना चाहना तो नोट लिख देना, एग्जामिनर को बता देना हाँ भाई सन्नू पता है कि 7,500 है तो उसको लेस करा देना. ठीक है, मेक सेंस? ठीक है बेटा, आपका ये रेंट रूम से प्रॉफिट इनकम आ जाएगी. एज्यूम सर आपकी रेंट होता 5,000 तो आपको प्रॉपर्टी लॉस आ जाता. बहुत कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है, इसमें कोई मसला ही नहीं है. ऐसा ही है, ऐसा ही है. चलो इसको एक काम करते हैं, हमने दोनों में हायर ऑफ ये सिलेक्ट किया है और हमने एज्यूम किया है यहाँ पर आपका 5,000 होता तो आपको लॉस आता. यहाँ पर आपको आ रहा है प्रॉपर्टी इनकम और इसमें आ रहा है आपको प्रॉपर्टी लॉस. अगर यहाँ लिख देता हूँ, इफ अदर एक्सपेंडिचर्स आर हायर ऑफ देन रेंट आ रूम रिलीफ. मेक सेंस बेटा? मेक सेंस? सर अगर ऐसा हो कि if rent a room relief is higher off than capital expenditure, तो क्या करोगे? जाहिर सी बात है सर 7,500 लेस कराऊंगा. सही है, 7,500 लेस कराऊंगा. यहाँ पे लिखूंगा रेंट आ रूम रिलीफ
ठीक है, 7,500 लेस करा दिया और मेरे पास प्रॉपर्टी इनकम आ गई। मेक सेंस? सर व्हाट इफ ऐसा होता कि मेरी रेंटल इनकम 5,000 होती। सर मेरी रेंटल इनकम 5,000 होती तो मैं रिलीफ कितनी लेस कराता? रिलीफ रिस्ट्रिक्ट हो जाती 5,000 तक, क्योंकि किसी भी किस्म की रिलीफ आपका आंसर लॉस में नहीं लेके आ सकती। रिलीफ्स कैन नेवर एवर ब्रिंग योर आंसर इन लॉस। सर वो अदर एक्सपेंडिचर, यस इट कैन ब्रिंग योर आंसर इन लॉस, बट रिलीफ कैन नेवर एवर ब्रिंग योर आंसर इन लॉस। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर लॉ रिलीफ till 0. Makes sense? Okay, now last thing of this chapter, that is a premium. सपोज मैं एक एग्जांपल दूंगा। मिस्टर ए जो है वो ऑनर है प्रॉपर्टी के, मिस्टर ए जो है वो ऑनर है प्रॉपर्टी के, और मिस्टर बी जो है वो उनके टेनेंट है। फर्स्ट टेनेंट कह ले, ठीक है, टेनेंट है। मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए को, सर जी मैं आपकी प्रॉपर्टी सबलेट करना चाहता हूं मिस्टर सी को। मिस्टर सी को मैं सबलेट करना चाहता हूं। मिस्टर ए ने बोला दिमाग खराब है तेरा क्या? मिस्टर ए ने बोला दिमाग खराब है तेरा क्या? तू मेरा टेनेंट है, तू अब मेरा ही अब मालिक, मेरे घर का मालिक बन के इसको सबलेट करा देगा। मिस्टर बी ने बोला हल्के आ जाओ, अभी मालिक बनता हूँ, रुक अभी तेरी औकात दिखाता हूँ मैं तुझे। मिस्टर बी ने बोला कि मैं अभी कॉल मिलाता हूँ बदमाश को। नहीं ऐसा नहीं है। मिस्टर बी ने बोला मिस्टर ए आपको रेंट मिलेगा हर महीने, उसकी टेंशन ना लो, रेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपका भाई आपको रेंट देगा, मगर अगर आप इजाजत दे दो सबलेट की। और से सुनना है मिस्टर ए ने ऐसे कान कर लिए ऐसे, अगर आप मुझे इजाजत दे दो सबलेट करने की तो रेंट के साथ साथ मैं आपको ए वन टाइम पेमेंट और करूंगा 50,000 की। रेंट तो मिलेगा 50,000 एक्स्ट्रा दूंगा, तो उसको कहते हैं प्रीमियम। मिस्टर ए फौरन मान गया। मिस्टर ए ने बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाओ दो 50,000 रुपए। ये मैंने उसको दिए 50,000 रुपए और मिस्टर बी को मैंने परमिशन दे दी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जाके सबलेट कर दे। तो सिमरन ने अपनी जिंदगी जी ली, सबलेट कर दिया। मिस्टर ए ने कॉल करी, ओ भाई परमिशन लेकर गया था, परमिशन भी कुछ ड्यूरेशन की होगी, जिंदगी भर थोड़ी मालिक बना दूंगा तुझे, ये परमिशन मैंने दी है तुम्हें। परमिशन n इज इक्वल्स टू n रिप्रेजेंट करता है परमिशन टू सबलेट। लेट्स अज्यूम इट इज 5 years, 5 सालों की परमिशन दी है। आप इसमें से एक रिलीफ ऑन प्रीमियम लेस करवाओगे, जिसका फॉर्मूला है n-1 मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट। सर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, n मतलब 5 - 1 का 1 मल्टीप्लाई बाय 2% मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, दैट इज 50,000। ये आपके पास आंसर मैंने इनपुट कर दिया। किट में शायद आप डिफरेंट वो फॉर्मूला देख लो, बट मुझे यही सही लगता है। ठीक है, 4,000 आता है बेटा, 4,000 आता है, ये आप लेस करा दोगे, 46,000। अब इसको रेंट में ऐड कर दोगे। लेट्स अज्यूम रेंट था आपका 10,000, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू आएगा वो आएगा 56,000। फिर आप उसके बाद जितने भी डिपेंड करता है कौन सी टाइप के, अच्छा इसको आप बोलोगे टैक्सेबल प्रीमियम। ये 46,000 है, इसको बोलोगे टैक्सेबल प्रीमियम। सिर्फ एमसीक्यूज में ये भी मांग सकता है। 56,000 इज योर टोटल रेवेन्यू, फिर आप उसमें से प्रॉपर्टी जो भी होगी फर्निश्ड होगी उसके एक्सपेंसेस लेस कराओगे, अगर अनफर्निश्ड है उसके लेस कर दोगे, अगर एफएचएल है तो उस टाइप के एक्सपेंसेस को लेस करवा दोगे। बेटा कुछ समझ लगा या कुछ समझ नहीं लगा? अच्छा बेटा, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एफएचएल की कंडीशंस रह गई हैं और इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। ये पेपर में लॉन्ग में भी टेस्टेड नहीं होता, सेक्शन बी में भी टेस्टेड नहीं होता। ए में मैक्सिमम टैक्सेबल प्रीमियम मांग लेगा। इंटरेस्ट की जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है कि अगर फर्निश्ड आपकी समझ लें, अगर वो एफएचएल है तो किस तरीके से
टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके उसका 20% लेस करा देना, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस का। जबकि ये अगर रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल है, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो पीएनएल में 100% लेस होगा। तो यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट का भी, अगर नॉन रेजिडेंशियल है, एग्जाम में बता रहा होगा कि रेजिडेंशियल है या नहीं, नॉन रेजिडेंशियल है तो लेस 100% फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट एक्सपेंस, राइट। अगर रेजिडेंशियल है या एफएचएल है तो लेस only 20% of interest income from profit and from tax liability। अब हमारे पास इसमें कुछ समझने को नहीं रहता, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्टी इनकम। दैट्स द एंड ऑफ द क्लास। साइनिंग ऑफ एसके।